शाहज़ेब जिलानी हैं, ज़रार खोड़ो हैं और मैं हूँ। इस मुल्क में मैं रफ्ता रफ्ता इस नतीजे पे पहुँच रहा हूँ हज़रात जी कि अगर आपके बाल खड़े नहीं हैं और आप पंजों के बल खड़े होने की आप में सकत नहीं है तो आप इस मुल्क में रहना आपके लिए मुश्किल तर रोज़ाना होता जा रहा है। इसलिए लोग जा रहे हैं। इसलिए कि अभी तक हम धांधली, सीटों, इलेक्शन वगैरह में फंसे हुए थे। अचानक से कल से एक तूफ़ान बर्पा हो गया सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ और उसका टारगेट थे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। फ़ैसला हुआ था 6 फरवरी को और 15 दिन के बाद एकदम जैसे नहीं आसमान से एक उतरता है, तो उससे ये है कि अब हम वो जो एजेंडा था मेन इलेक्शन का उससे ज़रा से डीफोकस हो गए हैं और सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरी जानिब शिफ्ट हो गई हैं। सैकड़ों चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तरह तरह की उनकी तावीलात हैं, लेकिन असल मुकदमा क्या था, उसका फ़ैसला क्या हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप चाहें जो चाहें राय कायम करने के लिए आज़ाद हैं। अब मैं आपको कुछ उसकी हाइलाइट्स जो कि असल फ़ैसला है वो बता देता हूँ, उसके बाद वक्त मिला तो गुफ्तगू करेंगे। हुआ ये कि मुल्ज़िम मुबारक अहमद पे 6 दिसंबर 2022 को यानी तकरीबन 2 साल पहले पंजाब के शहर चिन्योट में एक FIR दर्ज होती है। उसमें कुरानी तबात के सूबा पंजाब के कानून मजरिया 2011, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298C और 295B के तहत 3 इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और मसला ये है कि मुल्ज़िम जो है वो कोई ममनुआ किताब है तफसीर सग़ीर, वो तक़सीम कर रहा था। FIR इस बारे में है। मुल्ज़िम के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि FIR के मुताबिक जुर्म 2019 में हुआ, जबकि किसी भी ममनुआ किताब की तक़सीम या इशाअत का पंजाब कुरान कानून उसके तहत 2021 में ये मुतनाज़ा किताब की तक़सीम जो है वो काबिल जुर्म सज़ा करार पाई। इससे पहले किसी भी किताब की तक़सीम काबिल जुर्म नहीं थी। लिहाजा आप जो जुर्म इस कानून के पहले से हुआ है उस पे उसके बाद जो कानून बना है उसके तहत कैसे उसे लागू कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने ये दलील नहीं मानी और ज़मानत मुस्तरद हो गई। इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे मुश्तमिल 2 रुकनी पैनल ने 6 फरवरी को फ़ैसला दिया कि चूँकि 2019 में किसी ममनुआ किताब की तक़सीम जुर्म नहीं थी, लिहाजा मुल्ज़िम को 2021 में बनने वाले कानून के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि आइन के मुताबिक किसी ऐसे शख्स पर किसी ऐसे काम के लिए फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती जो इस कानून के आने से पहले जुर्म नहीं समझा जाता था। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा बिलफ़र्ज़ दी भी जा सकती है तो वो काबिल एतराज़ किताब की इशाअत और तक़सीम पे है, और वो है 6 माह की क़ैद, जबकि मुल्ज़िम पहले ही 1 साल से ज़ायद अरसा जेल में गुजार चुका है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए गालिबन इस नुक्ते को नज़रअंदाज किया था। फ़ैसले में कहा गया है कि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हर शहरी को अपने मज़हब की पैरवी करने और उस पर अमल करने और बयान करने का हक़ हासिल है। फ़ैसले में अफसोस ज़ाहिर किया गया कि मज़हब से मुताल्लिक़ जराइम से निमटने के लिए अक्सर जज्बात हक़ाइक़ की जगह ले लेते हैं। इस मुक़दमे में भी शिकायत कुनिंदगान ने रियासत की जगह लेने की कोशिश की है। मुल्ज़िम की जानिब से ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 290C और 295B के अलावा पंजाब के तबात व ज़ब्ती के कानून की दफ़ा 7 और 9 को भी मुक़दमे से हज़फ करने की दरख्वास्त की गई। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया है कि मुल्ज़िम के वकील के मुताबिक ना तो FIR में और ना ही पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट में मुल्ज़िम को मज़कूरा दफ़ात की ख़िलाफ़ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया। चालान में भी इस तरह का कोई ज़िक्र नहीं, लिहाजा मुक़दमे से 298C और 295B हज़फ कर दी जाएँ।
मैं वजाहत कर दूं कि 298C जो है वो अहमदी बरादरी अगर ख़ुद को मुसलमान करार दे तो उस पे लागू होती है, जबकि 295B कुरान समेत मुक़द्दस इल्हामी किताब की बेहुरमती पे लागू होती है। इस पे भी ज़ाहिर है कि जो सोशल मीडिया है उस पर बहस बढ़ती रही और इश्तियाल बढ़ता रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर बादिल नखास्ता अलग से एक वजाहती बयान आज दोपहर के बाद जारी करना पड़ा उनके अफसर ताल्लुकात आम्मा की जानिब से। इस बयान के मुताबिक वजाहत की गई है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बारे में ये तासुर दिया जा रहा है जैसे अदालत ने मुसलमान की आइनी तारीफ़ से मुतालिक आइनी तरामीम से इन्हराफ करते हुए मज़हब के ख़िलाफ़ जराइम से मुतालिक ताज़ीरात पाकिस्तान की मुतल्लिक़ा दफ़ात ख़त्म करने को कहा है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस है कि ऐसे मुक़दमात में जज्बात मुश्तिल किए जाते हैं और इस्लामी अहकामात भुला दिए जाते हैं। इस सियाक़ो सबाक़ में अदालती फ़ैसले में कलाम पाक की आयात भी शामिल की गई हैं। फ़ैसले में ये वजाहत भी है कि गैर मुस्लिमों की मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी आइन की दफ़ात में वाज़े तौर पर कहा गया है कि ये हुकूक़ कानून अमन आमा और अखलाक के ताबे ही अवेलेबल हो सकते हैं। इस बयान के मुताबिक आइन की दफ़ा 20 कहती है कि कानून अमन आमा और अखलाक के ताबे हर शहरी को अपने मज़हब की पैरवी, अमल और उसे बयान करने का हक़ होगा और हर मजहबी गिरोह और उसके हर फ़िरक़े को अपने मजहबी इदारे कायम करने, उनकी देखभाल और इंतज़ाम करने का भी हक़ होगा। इस नौइयत के एक और मुकदमे में ज़हीरुद्दीन बनाम रियासत सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी बेंच पहले ही 90 की दहाई में एक तफसीली फ़ैसला दे चुका है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने फ़ैसलों में बयान के मुताबिक हमेशा कुरानी आयात, अहादीस, खुलफ़ाए राशिदीन के फ़ैसलों और फ़ुक़हा कराम की आरा से इस्तदलाल करते हुए कोशिश की है कि तमाम क़वानीन की ऐसी ताबीर की जाए जो शरीयत के मुताबिक हो, जैसा कि आइन की दफ़ा 2, 31, 227 और कानून नफाज़ शरीयत 1991 की दफ़ा 4 का तकाज़ा है। अगर कोई फिर भी समझता है कि किसी इस्लामी उसूल या किसी आइनी और कानूनी शिक़ की तशरीह में अदालत से कोई गलती हुई है तो उसकी तस्हीह के लिए आइनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी को नज़र सानी से ना रोका है और ना ही रोका जाएगा, मगर नज़र सानी का आइनी रास्ता इख्तियार किए बग़ैर अदलिया के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है और आइन की दफ़ा 19 के तहत इज़हार राय की आज़ादी की भी खिलाफ वर्जी है। इस तरह की मुहिम से पाकिस्तान के इस सुतून को नुकसान पहुँच सकता है जिस पर आइन ने यानी सुप्रीम कोर्ट पर आइन ने लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी डाली है। और ये है केस की डिटेल्स। आज जो इसमें से एक जो पॉजिटिव चीज़ सामने नज़र आई वो ये कि पहले ये सोशल मीडिया पे चल रहा था कल रात से जी, फिर आज हमने देखा प्रोएक्टिवली आपके जो उलमा हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, लॉयर्स की तंजीमें हैं जी, सब ह्यूमन राइट्स वाले हैं, सब खुल के आ गए कि भाई इस मुल्क में इतना पहले नुकसान हो चुका है, ये इस किस्म का नफ़रत का कारोबार करने वाले, मज़हब का इस्तेमाल करने वाले, बेगुनाह लोगों की जानें लेने वाले, अगर ये बार बार इस तरह से इनको ये मुनज़्ज़म होंगे और कोई पुशबैक नहीं आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से, तो उनकी हौसला अफजाई होगी। तो मुझे ये आज नज़र आया काफ़ी क्लियरली, हालांकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो ये हो रही है, लेकिन कम अज़ कम एक हमें उस लेवल पे एक पुशबैक नज़र आया कि ये जो भी इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं उनको पहले से ही जो है ना थोड़ा सा यार, और देखिए फ़ायदा भी कौन कौन उठा रहे हैं यार, सियासी लीडर्स, दहशतगर्द तंजीमें, पूरा सोशल मीडिया। अच्छा देखें, बहुत लोग चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को पसंद नहीं करते, बहुत लोगों का उनके फैसलों से सख्त शदीद इख्तिलाफ है। ये आपका हक है, ये कोई आपसे ये हक नहीं छीन रहा, आपने जो कहना है कहें फैसलों के बारे में आपने या उनके बारे में, आई मीन शॉर्ट ऑफ किरदार कुशी, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी या किसी की जान को ख़तरे में डालने का हक किसी के पास नहीं है। हक क्या, ये तो गैर कानूनी हरकत है। अच्छा, कवानीन पर कवानीन है हमारे पास, सेक्शन 11P का हेट स्पीच के ख़िलाफ़
सेक्शन 20 झूठी खबर के ख़िलाफ़। मसला सिर्फ होता है कि हम उनको उस वक्त इम्प्लीमेंट करते हैं जब आपका दिल चाह रहा होता है। और आपने अभी बहुत अच्छा किया वसत साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इतनी तफसील से और इतनी वाज़ेह अंदाज में इस केस के बारे में बताया कि असल में है क्या। अफसोस की बात है कि किसी ने ये नहीं पढ़ना, या किसी ने अगर पढ़ना भी है तो इस नज़र से कि इसमें कुछ हमें कमज़ोरी मिले ताकि इसको हम फांसी का फंदा बना के उसके गले में डाल दें किसी और के। यहाँ पर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर एक बयान चलता है, एक पूरी मुहिम चलती है, कभी कभी फेक स्क्रीनशॉट्स भी चलते हैं मुख्तलिफ बयानात के, या टीवी चैनल्स के टिकर्स के, वो जो डब्बे घूम रहे होते हैं। इल्ज़ामी सबूत है और सज़ा वही है जो हमने माजी में, और ये कोई दिहाइयों पुरानी बात नहीं मैं कर रहा, मशाल खान, प्रियंथा कुमारा, सलमान तासीर, कितनी बार हमने देखा है और कोई बाज नहीं आता। ये अच्छी बात है कि एक पुशबैक हुआ है और हुकूमत की तरफ से भी आया है और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से भी आया है, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस आग से जले हैं अभी भी इसी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं, ये ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद कि उनको पता है कि क्या होने वाला है, इसीलिए ताकि किसी की जान खतरे में है। देखिए, पहले तो ये बतौर हथियार इस्तेमाल होता था लोगों की ज़बान बंदी के लिए, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए, आम लोगों के लिए भी। फिर हमने देखा हालिया सालों में कि इवन एक आर्मी चीफ को भी नहीं छोड़ा गया, उनके लिए भी पूरी एक मुहिम चलाई गई जब उनकी अपॉइंटमेंट का मामला चल रहा था। फिर हमने देखा, मुझे ये भी याद पड़ता है कि मियां नवाज शरीफ ये जो बाहर गए उससे पहले उनके खिलाफ एक मुहिम लगी चली, उनको पूरा एक एफर्ट करना पड़ा दिखाने के लिए कि नहीं जी हम उस तरह। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी एक और केस की हेयरिंग के दौरान काफ़ी फिर खुल के जो है इस पे इसका इनडायरेक्टली जवाब भी देने की कोशिश की। लेकिन ये भी कितना अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम मुल्क में आपको बार बार अपना अकीदा बिल्कुल क्लियर करने के लिए आपको तावीलें पेश करना पड़ती हैं। लेकिन बहरहाल अभी इसका लगता है कि हुकूमत ने, रियासत ने इसका नोटिस लिया है। मौलाना ताहिर अशरफी ने ट्वीट किया है कि हुकूमत पंजाब ने इस फैसले के तनाजुर में रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला किया। अच्छा, कुछ FIA ने भी लोगों FIA ने एक पिंडी में आदमी को पकड़ा है, बाकी कुछ जो लोग हैं उनकी तलाश में हैं जिन्होंने धमकियां दी और बहुत ही संगीन किस्म की। जो हमारे यूट्यूबर साफ़ी हैं उनको भी नोटिस किया है। अभी तक वैसे बेहतर समझ जाना चाहिए था। और इसमें एक आखिरी बात है तो इतना कहूँगा, आपको ये ना कहे कि यार ये आज़ादी राय पर हमला है। आज़ादी राय पर हमला नहीं है। जब आप किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं या आप हेट स्पीच करते हैं, ये आज़ादी राय नहीं है, ये एक जुर्म है। वक्फा ले लें। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम तो हमारा बड़ा इशू है ही है, लेकिन वो बार बार कहते हैं ना कि इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। तो हमें ये पता है कि पिछले साल जो गवर्नमेंट थी उसने IMF के हाथ पांव जो है पकड़ के किसी तरह से डिफ़ॉल्ट को अवॉइड किया। मुसलसल महंगाई होती गई है। अब भी इशारे हैं, ख़दशात हैं कि गैस हो, बिजली हो, पेट्रोल हो, ये ऊपर जाएगा। हम दोबारा IMF के पास जाएंगे, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। लेकिन ऐसे में आज PTI के रहनुमा इमरान खान साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर सुनने में आया कि ख़त लिख रहे हैं IMF को कि भाई पाकिस्तान को कर्जा ना देना, ये हुकूमत जो है ये धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में आई है, इनसे कोई मुआहदे करोगे तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने IMF से रिपोर्टेडली वो कहने जा रहे हैं कि जी आपकी जो कंडीशनैलिटीज़ होती हैं उसमें एक कंडीशन ये भी कर दें कि जी इंतखाबात में का जो है वो एक ऑडिट होना चाहिए। तो हमारे साथ इस वक्त 2 सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। खाका नजीब प्रोग्राम में आते रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडवाइज़र रह चुके हैं। अमार हबीब खान भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हम ये समझना चाह रहे हैं कि आगे जो चीखें निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी आवाम की। लेकिन पहले डॉक्टर साहब अगर ये बता दें कि ये जो PTI की तरफ से धमकी कह लें, जो भी कह लें, इसका क्या असर होता है हमारी, जब अभी नेगोशिएशन में हम जाएंगे IMF के साथ, जैसे ही ये सिविलियन हुकूमत मामला संभालेगी, इसका कोई इम्पैक्ट होता भी है या नहीं होता?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अगर आपको याद हो तो आई बीन वेरी अबाउट दिस कि पाकिस्तान को IMF के बगैर चलाना जो है, गिवन दी करंट सिचुएशन व्हिच हैज एग्जिस्टेड ओवर द लास्ट 1 to 1.5 years, वो मुमकिन नहीं होगा। आप जस्ट गो बैक टू जून, $3 अरब के रिजर्व्स नहीं थे, रुपी वैल्यू लूज कर रहा था, मुल्क में डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड जो था वो अपनी कीमत से आधे पे ट्रेड कर रहा था, जो अभी अप्रैल 24 में ड्यू है। सो यू नो दिस इज व्हाट हैपेंड। आज $8 अरब के रिजर्व्स हैं, लार्जली बिल्ड हैं बिकॉज IMF का प्रोग्राम आ गया, बाकी फंडिंग आ गई। अभी भी $25 अरब इस साल चूंकि जमा करना है, 25 ही अगले साल जमा करना है। IMF की अम्ब्रेला के बगैर ये नहीं हो सकेगा। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। मैं जब भी जिससे भी बात करता हूँ और करता हूँ सबसे बात, तो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। आज एवरीवन से आपका मतलब है, सॉरी डॉक्टर साहब, एवरीवन से आपका मतलब है कि PTI को भी ये समझ है क्या, इसीलिए वो धमकी दे रहे हैं कि जी हम IMF को कहेंगे कि यार इन लोगों को $1 ना देना या $1 ना देना जब तक इलेक्शन का ऑडिट ना हो? So आप इन अ सेंस ये सही कह रहे हैं कि एवरीवन से मेरा मतलब है ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी, आई थिंक दे ऑल हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट व्हिच इज वेरी गुड, बिकॉज आपको ये कंसेंसस चाहिए अगर अगला प्रोग्राम चलाना है आपने। अब इसका इम्पैक्ट इस तरह होता है कि इवन बिफोर जब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ था तो फंड ने हर एक के साथ बात की थी कि हम ये काम करने जा रहे हैं, दोज हु वर इन द ऑपोजिशन एंड दोज हु वर इन द गवर्नमेंट एंड PDM के पार्टनर्स भी जो थे, एंड एवरीवन हैड एग्रीड कि दिस इज नेसेसरी फॉर द कंट्री, और वहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रीवल होता है पाकिस्तान इकोनॉमी का। अभी एक मैक्रो इकोनॉमिक सी स्टेबिलिटी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, रुपए की जायरेशन टूट गई हैं, इन्फ्लेशन 38 से 29 की तरफ आना शुरू हुई है, हमारे बॉन्ड की कीमत वापस आई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। PSX ने थोड़ा सा रिट्रीव किया है। अब अगर इस वक्त ये समझ है तो आई डोंट थिंक कि कोई डीरेल करना चाहता है, बट ये एक जिसे आप कहीं लेवरेज है इस वक्त ऑपोजिशन के पास कि दे हैव टू बी ऑन बोर्ड, दे अंडरस्टैंड IMF वांट्स कि ये कंसेंसस बने। अब इसके लिए गवर्नमेंट जो इनकमिंग है उस पर बहुत बड़ा बोझ ये पड़ गया है कि वो प्रोग्राम तो सामने रखें। अब मैं जहां तक पहले प्रोग्राम्स में आपको एक बात कहता रहा हूं कि IMF इज अ मस्ट, मैं अब आपको एक सेकंड स्टोरी ये दे रहा हूं, एंड आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ अ डिस्कशन ऑन दिस विद वेरी सीनियर पीपल। वो ये है कि यू हैव टू डिजाइन योर ओन प्रोग्राम, यू हैव टू डू योर ओन मैक्रो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द नेक्स्ट 3 years, you have to do your own diagnostics, then take this back to all the political parties, take this back to the establishment and get a general sense और अदराक करें कि खड़े कहाँ हैं। 25% एवरेज इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर, बजट का खसारा 7.5-8% के करीब, फेडरल फिस्कल डेफिसिट $30 अरब का फेडरल फिस्कल डेफिसिट है पहले 6 माह का। जस्ट अंडरस्टैंड द सिविरिटी ऑफ द चैलेंज। अब बताएं कि IMF के साथ गुफ्तगू आखिर करनी क्या है। अगर आप ये चीज आउटसोर्स करके IMF पे छोड़ देंगे तो प्रोग्राम भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक वी नाउ एंटरिंग द सेकंड स्टेज। अगर आने वाली गवर्नमेंट और करंट जो स्टेट एपरेटस है वो डिजाइन कर पाएगा कोई प्रोग्राम जो कि बेनिफिशियल भी हो, थोड़ा स्ट्रक्चरल इन नेचर भी हो, वो पहले साल 2 साल में मुश्किल जो चीज़ें हैं, मुश्किल से मतलब प्राइसिंग नहीं, मतलब डाइवेस्टमेंट है, न्यू टैक्सेशन है, अगर तो वो ये चीज़ें निकाल ले तो फिर तो हम ये कर पाएंगे। अगर ये सब कुछ नहीं हो सकेगा तो फिर जो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है उसका प्रेशर रहेगा। सॉरी आपके पास वापस आते हैं, थोड़ा सा मैं अमार को बीच में लाना चाह रहा हूं। अमार से भी अगर मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ ये खत के बारे में, क्योंकि अभी पहले जरा इसको हम क्लियर कर लें। अमार आपको क्या लगता है, अभी देखें अभी तो धमकी है, डॉक्टर साहब तो कुछ हद तक मेरा ख्याल है ऑप्टिमिस्टिक हैं कि यार नहीं सबको समझ आएगी, लेकिन फिर मुझे 2022 याद आता है जिसमें शौकत तरीन साहब ने KP और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर्स दोनों को कहा था कि जी आप IMF को बोलें कि सर कुछ नहीं होने वाला, हमारे से कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या ख्याल है कि हम इसकी रिपीट में जा रहे हैं या ये अभी सिर्फ एक बार्गेनिंग चल रही है? आई थिंक इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो भी बात करी है, मतलब बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ऐसा कोई डेमोक्रेसी पर से नहीं है और प्रोग्राम वहाँ भी चल रहे हैं, इजिप्ट बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज अराउंड, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये चीज़ चलती रहती है। बट दिस इज मोर आई वुड से पॉलिटिक्स देन एनीथिंग एल्स। दिस शुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द प्रोग्राम। पिछली दफ़ा जो प्रोग्राम नहीं बन पाया था या जितना डिले हुआ था वो हमारी अपनी कायली थी, अपनी नालायकी थी कि हम जो चीज़ें थी वो नहीं कर पा रहे थे, बट उसका लेटर से खतो किताबत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था और अभी भी मेरे हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमारा ये बताइएगा कि हमारे देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि ऑलरेडी इतनी हमने महंगाई एक्सपीरियंस की है, मतलब तारीखी महंगाई,
आने वाले चंद महीनों में हम क्या एक्सपेक्ट करें? हम अब ये खबरें तो आ चुकी हैं कि गैस की जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है, बिजली का अगला बिल जो है उसमें फिर 7.5 रुपये फी यूनिट का इजाफा होगा जनवरी में। पहले भी इतना ही इजाफा हो चुका है। तो मतलब ये जो हम टर्मिनोलॉजी में गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसका बिल जो है वो मार्च में आने वाला है उसको तो कब समझ में नहीं आ रही कि उसे कहाँ से भरना है। देखें आगे जाके महंगाई और बढ़नी है, कम नहीं होनी, मतलब और चीज़ें ख़राब ही होनी है। वो क्यों होनी है? क्योंकि गैस की कीमत बढ़नी है, अभी गैस की कीमत अभी बढ़नी है, उसके बाद और बढ़नी है। ऐसा नहीं कि गैस की कीमत अभी रुक गई है। इसी तरह बिजली की कीमत भी बढ़नी है। अभी जो हमारा रुपया है, रुपये को हमने डॉलर के अगेंस्ट तकरीबन 280 282 के आसपास हमने इस रेंज में रखा हुआ है। जैसी नई हुकूमत आएगी प्रोग्राम में जाने से पहले एकदम से ये भी 300 के आसपास आपको नजर आएगा। जब डॉलर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आपका पेट्रोल ही बढ़ेगा, पेट्रोल के साथ साथ जो सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वो भी बढ़ेंगी। तो एक राउंड महंगाई का और आना है अगले 4 महीने 6 महीने तक। अगर कोई स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं तो ये आगे जाके थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर वो स्टेबिलिटी नहीं अचीव नहीं करते तो फिर इसी तरह ये चीज़ चलती रहेगी और कमी बिल्कुल भी मेरे हिसाब से अभी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से महंगाई कम हो जाएगी, और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट शायद, हालांकि हमारे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन एक मरतबा फिर शायद उसको मज़ीद ऊपर किया जाए। अगर ऐसा है या नहीं है इस पर हम बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब से इस पर उनकी राय लेते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ हैं अम्मार हबीब ख़ान। वो बात कर रहे थे कि बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, ये कीमतें अभी ऊपर जाएंगी आने वाले हफ्तों महीनों में। डॉक्टर खाकान नजीब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो नई सिविलियन गवर्नमेंट, नई तो नहीं खैर पुरानी है, वो PDM2 ही है। एक तो बड़ा सवाल हर कोई ये पूछ रहा है, और आपके पास अगर कोई इंसाइट हो तो बता दें कि वज़ीर ख़जाना कौन होगा, और अगर नहीं पता हमें तो क्या ये थोड़ा सा वाजे कर सकते हैं कि इस गवर्नमेंट के पास कितना लेवरेज होगा? इन्होंने इतने वादे किए अभी इलेक्शन में महंगाई के हवाले से कि हम काबू में करेंगे, कितना लेवरेज होगा इनके पास कि ये इसको कुछ कंटेन रखें? तो देखिए ना, स्टेप वाइज डिस्कस कर रहे थे कि आने वाली हुकूमत को करना क्या है। नंबर 1, स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो इस वक्त चल रहा है उसका जो आखिरी रिव्यू है वो करा के $1 देने हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनीवन हैज टू डू। आई थिंक कि दिसंबर के टारगेट्स लार्जली मेट हैं, सो मिल जाएंगे वो पैसे। उसके बाद एक नया प्रोग्राम टाइम करना है। अब लेवरेज क्रिएट तब होगा कि अगर आप वाकई कोई प्रोग्राम में अपनी होम थिंकिंग डाल पाएंगे। तो अगर कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ देनी है तो वो देखें, उसकी बेस्ट कंडीशन ये होगी कि जो हमारा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो 4.25-4.5 अरब पे इस साल ख़त्म करेंगे। 466 बजट किया हुआ है, उस 466 बिलियन को बढ़ाएं और IMF को इस पे लाएं कि इसको कम से कम मेरा ख्याल है 600-700-800 कर देना चाहिए। दैट्स द बेस्ट रिलीफ दैट इज पॉसिबल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये किया जा सकता है, फंड आ जाएगा इस पे। हमने ये 20-25 अरब पे, मैं टेबल पे था जब शुरू किया था, आज 450 अरब को क्रॉस कर रहा है। सो दैट्स द रियली गुड रिलीफ दैट इज पॉसिबल। फिर यह है कि IMF के साथ हमने जो अभी SBA किया है उसमें ज्यादा ये बात सही रही है कि प्राइसिंग चेंजेस पे वो बेस्ड रहा है। अब वो प्राइसिंग चेंजेस से आगे निकलना पड़ेगा ना कि एनर्जी सेक्टर में क्या करना है, जो टैक्स की बेस को बढ़ाना है उसके क्या मुहर्रकात हैं, हमें अगर निकलना है GST, RDs, कस्टम ड्यूटी से और डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाना है। सो लेवरेज तब क्रिएट होगा अगर ये सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ, द रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल पार्ट, एनर्जी पार्ट, ये सब कुछ हम डिसाइड कर पाएंगे। अब इसमें बजट आ जाएगा। फॉर बजट कितना अच्छा होता है, उसमें एक्सपेंडिचर साइड पे बहुत से कट्स लगाने पड़ेंगे। क्या हम ये सारे काम कर पाएंगे? द गुड पार्ट हियर, आई मीन, वो ये कि थोड़ी सी आई थिंक स्ट्रेंथ है इन चीजों की। अच्छा, मैं अम्मार हबीब खान साहब से एक बहुत ही फुटपाती किस्म का सवाल करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि इस वक्त स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक हमारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी कर्जा है सब मिला के 131 अरब डॉलर है। ठीक है, हम शुरू में कह चुके हैं कि 25-25.5 अरब डॉलर हमें जून तक देने हैं। उसमें से स्टेट बैंक कहता है कि 15 अरब डॉलर दे दिए गए हैं, 10 अरब डॉलर देने हैं। उसमें से भी 5 अरब डॉलर अल्लाह पाक के करम से रोल ओवर हो जाएंगे, तो बाकी बचे 5 अरब डॉलर। तो सिर्फ 5 अरब डॉलर तो हम दे ही सकते हैं, जबकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि $8 बिलियन के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं।
हमें उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी देखना है, कर्ज़ों की किस्तों को भी देखना है। अप्रैल में $1 बिलियन नकद देना है, इसलिए कि हमने इंडिपेंडेंट मार्केट से वो कर्ज़ा उठाया है, वो मुरव्वत नहीं करते हैं। तो इस तनाजुर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मंशूर, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, कोई आपने काबिले अमल रास्ता उसमें देखा कि करना क्या है? इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि $1 अरब ही असल हमें वापस करना है, बाकी रोल ओवर हो जाएंगे आगे पीछे करके, इधर उधर साइड से मिल जाते हैं, आप दे देते हैं चाइनीज़ को, कहते हैं 2 हफ्ते बाद वापस ले लेना, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। असल जो है किसी मंशूर में जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि किसी ने डेट सर्विसिंग को या इस चीज़ को कवर नहीं करा। मैं एक और बात यहाँ पे करूँगा, असल मसला डेट सर्विसिंग नहीं है कि वो तो पैसे दे ही देंगे, जैसे कहते हैं ना पेट काट के दे देंगे। मसला सारा ये है कि आवाम इतनी है, 240 मिलियन बंदा है और वो जो है हर साल बढ़ रहा है। ग्रो करने के लिए, इनको संभालने के लिए, इनको खाना पिलाने के लिए, हेल्थ के लिए, इन सब के लिए जो ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए वो कहाँ से आएंगे? तो असल प्रॉब्लम ग्रोथ का है कि ग्रोथ हमें नहीं मिल पा रही क्योंकि हमारी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर बेस्ड थी। जब वो इम्पोर्टेड चीज़ें ख़त्म हो गई आना, क्योंकि हमारे जो पास जो है वो डॉलर ख़त्म हो गए, हमारी ग्रोथ भी ख़त्म हो गई है। तो जो कर्जे हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके उतार देंगे, मगर ग्रोथ कहाँ से लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएंगे, असल सवालात ये हैं जो किसी मंशूर। अम्मार साहब, आप कह रहे हैं कर्जे आहिस्ता आहिस्ता करके उतार देंगे। पिछले 1 साल में वो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत अव्वल और जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसने मिल मिला के 28% जायद कर्जा बढ़ा दिया है सिर्फ 1 साल के अंदर। और फर्ज करें कि हमारे पास दूध और शहद की नहरें आ भी जाएं तो इस वक्त जितना भी मैं और आप टैक्स दे रहे हैं 58% जा रहा है सीधा सीधा कर्ज और उसके सूद में। तो उसके बाद हमारे इंतजामी अखराजात में के लिए क्या बचेगा और उससे बच के तरक्यात के लिए क्या बचेगा? प्रैक्टिकली क्या है अगर सब चीज़ें ठीक भी हो जाएं? बेसिकली हो यही रहा है कि जो हुकूमत चल रही है वो कर्जे पर ही चल रही है। अभी 58% आपने बोला, आगे जाके यही नंबर 75% तक चला जाएगा अगले 2 साल में। पेंशन भी आपकी बढ़ेगी, तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और इसी तरह इसीलिए आपकी इन्फ्लेशन और महंगाई भी बढ़ी जा रही है। तो इसमें बेसिकली तरीका सिंपल यही है, सिंपल ऐसे नहीं है कोई, मतलब टैक्स इंक्रीज करना है। टैक्स टू जीडीपी हमारा बहुत कम है। जब तक टैक्स इंक्रीज नहीं करेंगे और टैक्स उनके ऊपर इंक्रीज नहीं करेंगे जो कि कभी टैक्स नहीं देते, उस वक्त तक ये हालात सही नहीं हो सकते। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है कि जी हमारा जो अखराजात हैं वो आमदन से ज़्यादा हैं, अगर इसी तरह चलता रहेगा तो किसी भी हालत में हम जो हैं ग्रो सही तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करके उधार लेना पड़ेगा और उधार के ऊपर फिर हमें सूद देना पड़ेगा और एक पूरी साइकिल वो चलती रहेगी। मैंने अपनी उम्मीदें जोड़ी हुई है कैनबिस अथॉरिटी से। कैनबिस अथॉरिटी, उस पे भी हमें बात करनी है। भंग उगाएंगे, सीबीडी बेचेंगे, चले इस पर भंग उगाइए, मुल्क बचाइए। अच्छा डॉक्टर क्यों नहीं? ये जो बताएं, जो आपने इतने सारे पॉइंट्स गिनवा दिए जो हमें इंटरनल रिफॉर्म्स खुद करनी है बजाय इसके कि हम IMF पे तकिया करें, उसके लिए करने के लिए कोई बंदा भी चाहिए ना, कोई टीम भी चाहिए। तो हमें किस किस्म का फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए इन हालात में जो थोड़ा सा चीजों को, या किस किस्म का नहीं चाहिए, या किस किस्म का नहीं चाहिए? आंखों में IMF की आंखों में आंखें डाल के सीधा सीधा शाहजेब की ख्वाहिश है कि इसाक डार ना बने, बाकी जो बने। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं कह रहा था। अच्छा ये कह रहे हैं आप। बताएं डॉक्टर साहब, आपको क्या सुनबुन मिल रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री से? सो देखिए, एक तो बात ये है कि जो ऑफ कोर्स ये जो हमारी वजारत है ना खजाना की, ये एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है, बिकॉज ये जी प्लीज, सारा बजट का काम, सारा बजट का काम करती है, कोऑर्डिनेट करती है। वज़ीर ख़जाना में चूँकि पॉलिटिकल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए और उनको समझना भी चाहिए कि कैसे बजटिंग, कैसे IMF, कैसे एक्सपेंडिचर्स को संभालना है। पर आई थिंक दैट्स नॉट दी ओनली थिंग। देखें, पाकिस्तान के नेक्स्ट 5 ईयर्स या उसके अगले 5 साल डिसाइड तो इसी चीज़ पे जाके होंगे कि जिस दिन हम एक कॉम्पिटेंट टीम अराउंड द वज़ीर ख़जाना, हम एक कॉम्पिटेंट टीम अराउंड द एनर्जी मिनिस्टर, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, कॉम्पिटेंट वज़ीर ख़जाना सबसे पहले उसकी ज़रूरत है, फिर टीम खुद ब खुद हो जाएगी मेरा ख्याल है। कॉम्पिटेंट वज़ीर ख़जाना कहाँ से लाएं? देखेंगे तो अब उन्होंने फैसला करना है कि किसको चाहते हैं और वो कैसे चलाना चाहते हैं। बट अगर आप जिसको भी वजीर खजाना ले आए, चाहे वो पॉलिटिकल हो इन नेचर, तो वो भी टीम तो बिल्ड कर सकता है ना। उसको किसने रोका है कि वो टीम नहीं बिल्ड कर सकता? और पाकिस्तान या आप किसी भी मुल्क को देखिए जिन्होंने तरक्की की है, मनमोहन सिंह इंडिया में आए थे, ली कुआन यू ने सिंगापुर बनाया, महातीर ने मलेशिया बनाया, तो ये वही लोग थे ना जिन्होंने टीम पुट टुगेदर की थी और आगे चल पड़े थे। पाकिस्तान जरूर डिफिकल्टी में, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपने अभी फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क की बात की, फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क जो है ना वो इंटायरली ब्रेक हो गया, NFC पे जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी
बढ़ के जो इम्पोर्टेंट काम है, बजट के बाद जो इम्पोर्टेंट काम है जो वजारत खजाना ने करने हैं वो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क को करेक्ट करने के लिए, एक्सपेंडिचर को संभालने के लिए एनएफसी को दोबारा देखना पड़ेगा। आप 60% सूबों को देते हैं, उनको क्या जो ट्रांसफर्स हैं वो होने हैं 18वीं तरमीम के अंदर। अम्मार साहब, ये डॉक्टर साहब ने 2-3 नाम लिए, आपको कोई मनमोहन सिंह या ली कुआन यू नजर आ रहा है? नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा मुझे। क्या करें यार, इतना बड़ा पाकिस्तान है, आपने खुद का इतनी आबादी है, कोई एक बंदा नहीं है जो फाइनेंस मिनिस्टर हो सके। नहीं, वो हुकूमत में नहीं है ना वो लोग। नहीं, वो अभी सेनेट के इलेक्शन आएंगे, किसी बाहर के बंदे को लाके सेनेट। मजे की बात है, ये दोनों माहिरीन में यकीन से नहीं कह सकते कि इसहाक डार होगा या कौन कह सकता है, कोई तो नाम ही नहीं ले रहा उनका कोई। हाँ, तो अमार नहीं, कोई आसार नहीं है आपके दूर दूर तक कोई मौजूद शख्सियत का। वैसे नहीं, इसके खुशगवार नोट से ये वक्फा हम ले लेते हैं। थैंक यू आप दोनों को, हम बार बार जहमत देते रहेंगे। शुक्रिया सर। वक्फा दे दें।